हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द परमाणु एजुकेशन में। और मैं अभिनव राज आपके लिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चंस को लेकर आ गया हूं, जो कि बहुत तरीके से आपके प्रारंभिक परीक्षा में मददगार साबित होने वाले हैं। यहाँ पर हम हिस्ट्री के टोटल 20 क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसा कि हम करते आ रहे हैं। और ये आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ आइडिया लगने वाला है। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये ऋग वैदिक कल्चर से है। पूछा गया है कि गायत्री मंत्र जो है ये किस मंडल में मिलता है ऋग्वेदा के? चौथे मंडल में, सातवें मंडल में, नौवें मंडल में या तीसरे मंडल में? और ऑप्शन ई जो बीपीएससी में रहता है कि इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए इसका सही जवाब जो है वो है थर्ड मंडल, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का जिक्र मिलता है। और ये कहते हैं कि ये कंप्लीट ऐसा मंत्र है जिससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। ओके, तो ये पहली बार लिखा गया संस्कृत में थर्ड मंडल में ऋग्वेद के। और किसके द्वारा लिखा गया? तो माना जाता है कि ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है। इसी तरीके से गायत्री मंडल के ही 10th मंडल में यानी 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का जिक्र है। ओके, तो ओम भूर्भुवस्सुवः ये वाला जो गायत्री मंत्र है इसी की बात की जा रही है। अब हम अगले सवाल पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हु रोट द बुक द लाइट ऑफ द एशिया? द लाइट ऑफ द एशिया पुस्तक के रचयिता कौन है? थॉमस हार्डी या सर थॉमस मोर या सर एडविन अर्नोल्ड या फिर सर एडवर्ड अर्नोल्ड? और ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर एडविन अर्नोल्ड। देखिए यहां पर जो ये लाइट ऑफ एशिया सब टाइटल जो है, तो एक हम देखते हैं कि द ग्रेट रीयूनियन, ये अगर पूरा हम कह लें कि यहाँ पर बात किया गया है एशिया के बारे में। और ये जो बुक है बेस्ड है जो भी कंटेंट थे ललित विस्तार के, उनको ही नए ढंग से लिखा गया। और ये देख सकते हैं कि एशिया वगैरह के कल्चर को, हेरिटेज को इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने स्टडी किया, उस पर कुछ वर्क किया और फिर वो अपने शब्दों में इस बात को लिखते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है बहुत मजेदार है, आप में से शायद ही कोई गलत करेगा। यहां पर आपको सही मिलान कराना है। यहां पर क्या है कि जो जैनिज्म से इत्तेफाक रखने वाले तीर्थंकर्स हैं, 24 तीर्थंकरों में से 4 तीर्थंकरों के नाम दिए गए हैं। और उनसे रिलेटेड जो एक एनिमल है, हर तीर्थंकर से एक एनिमल को जोड़ के देखा जाता है, तो वही मैचिंग करना है आपको। यहां पर अजीत नाथ जी का नाम है, ऋषभ देव महाराज का नाम है, पार्श्वनाथ जी का नाम है और स्वामी महावीर का नाम है। अब आपको यह बताना है कि कौन सा एनिमल, एलिफेंट, बुल, स्नेक और लायन, इनमें से किसके साथ कौन सा जुड़ा था। ओके, तो देखिए अजीत नाथ जी के साथ हाथी जुड़ा हुआ है, एलिफेंट। इसी तरीके से ऋषभ देव, इनके साथ बुल यानी सांड। पार्श्वनाथ यानी जो 23वें तीर्थंकर थे, बनारस के रहने वाले राजकुमार थे, और इन्हीं के नाम पर झारखंड में आपको पार्श्वनाथ की पहाड़ियां नजर आती हैं जिसकी हाइट है 1365 मीटर। और स्वामी महावीर यानी कि जो 24वें और आखिरी तीर्थंकर हैं, इनसे लायन जुड़ा हुआ है। तो अब आप सही जवाब बहुत आसानी से बता सकते हैं कि करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। इसी तरीके से बुद्धिज्म में भी बहुत सारे एनिमल्स का रेलेवेंस है। जैसे जो घोड़ा है वो गृह त्याग का पहचान है, जो वृषभ है वो, सांड जो है बुल है वो गर्भ धारण का है। इसी तरीके से कमल का क्या रोल है, ये सब कुछ थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा एग्जाम देने से पहले। चौथा जो क्वेश्चन है ये मध्यकालीन भारत से है। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं गयासुद्दीन बलबन के बारे में, और फिर आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। कहा जा रहा है पहले स्टेटमेंट में कि बलबन के द्वारा एक टाइटल यानी कि खिताब है या कह लें कि उपाधि ग्रहण की गई थी, और वो है जिल ए इलाही। क्या ये बात सही है? सोच के जही बताइए। दूसरा है कि ही प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ नियबत ए खुदाई। क्या ये बात सही है? और तीसरी है कि सजदा और पैबोस, ये जो 2 कल्चर्स हैं उसकी शुरुआत की गई थी बलबन के द्वारा। कि उसमें क्या होता था कि कोर्टियर्स आते थे और जो सुल्तान हुए यानी कि बलबन, उनका पैर चूमते थे। तो ये पैबोस और सजदा जो है वो शुरू किया गया था। कौन से स्टेटमेंट सही है? दिए गए तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं।
और ये अपने ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी के लिए व्यक्ति जाना जाता है। ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, ठीक है। और यहाँ पर दीवान-ए-अर्ज डिपार्टमेंट बनाया गया ताकि मंगोलों से युद्ध किया जा सके, उनको रोका जा सके। दिए गए तीनों स्टेटमेंट सही जब हैं तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर 3 स्टेटमेंट्स हैं और सही जवाब बताना है आपको। कहा जा रहा है कि जो राग गोविंद है ये सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है। क्या ये बात सही है? तो देखिए ये बात गलत है, इस तरीके का कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। ये मीराबाई जी के द्वारा लिखा गया है। दूसरा है कि गुरुमुखी जो है ये गुरु रामदास जी के द्वारा शुरू किया गया था। क्या ये बात सही है? नहीं, गुरुमुखी जो है स्क्रिप्ट है, जैसे हम लिखते हैं देवनागरी स्क्रिप्ट में, तो पंजाबी जो लैंग्वेज है वो गुरुमुखी स्क्रिप्ट में लिखते हैं और इसकी शुरुआत गुरु अंगद ने की थी। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा गलत है। तीसरा है कि कबीर वॉज डिसाइपल ऑफ रामानंद। हाँ, रामानंद कबीर के गुरु थे और भी बहुतों के गुरु हैं। क्या एक दो मतलब जो ये भक्ति संत हैं जिनके गुरु हैं रामानंद, उनका आप नाम बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में? आपके जवाब का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। तो 5 नंबर सवाल का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहां पर आपको बताना है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग कॉल्ड सुभाष चंद्र बोस एज देश नायक, ठीक है। इस तरीके की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी सुभाष चंद्र बोस जी को? देश नायक, नायक मतलब हीरो, और देश के नायक हैं, किसने कहा था? पंडित नेहरू ने या महात्मा गांधी ने या रविंद्रनाथ ठाकुर ने या फिर पताभी सीतारमैया साहब ने, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए यहां पर रविंद्रनाथ ठाकुर जी के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को यानी नेताजी को देश नायक कहा गया, जबकि महात्मा गांधी ने उन्हें पैट्रियोट ऑफ पैट्रियोट्स कहा था, यानी देशभक्तों का देशभक्त कहा था। तो अपने आप में बहुत ही अहम रोल रहा है सुभाष चंद्र बोस जी का, ये तो बच्चा बच्चा देश का जानता है। तो 6 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बीपीएससी में वैसे भी आपको पर्सनालिटी से सवाल पूछे जाते हैं, हिस्ट्री पार्ट 1 जीएस मेंस में, तो वहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर के आइडियाज़ वगैरह से भी सवाल बनते हैं कि उन्होंने नेशनलिज्म को कैसे देखा है, उनके लिए कल्चर क्या था, सिविलाइजेशन क्या है, और उनका मानना था कि जो इस तरीके से हम इंटॉलरेंस को डेवलप कर रहे हैं ये कहीं से भी देश हित में नहीं है। इस तरीके की बातें की गई थी। उनका क्या रोल है आर्ट में, लिटरेचर में, पेंटिंग में क्या रोल है, और किस तरीके से हिंदू मुस्लिम यूनिटी की उन्होंने बात की है, सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा मेंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। कहा गया है कि हु हैज गिवन द टाइटल ऑफ राजा टू राजा राम मोहन रॉय। तो देखिए राजा राम मोहन रॉय का अब टाइटल लगा हुआ है राजा, अगर ये हट जाए तो इनका नाम राम मोहन रॉय है। तो बंगाल के एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आते हैं और ये बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर्स थे। इन्होंने अपनी जो करियर है वो स्टार्ट की थी एक क्लर्कियल पोस्ट से ब्रिटिश गवर्नमेंट में। इनको राजा का उपाधि किसने दिया था? आलमगीर द्वितीय या बहादुर शाह 2 या अकबर 2 या शाह आलम 2। तो देखिए ये जो उपाधि है लेटर मुगल्स में से अकबर 2 के द्वारा दिया गया था। और राजा राम मोहन रॉय को मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहते हैं। बात 1831 की है, सन 1831 में, जब अकबर 2 जो लेटर मुगल हैं वो मोहन रॉय को, राम मोहन रॉय जी को कहते हैं कि आप मेरे बिहाफ पे ब्रिटेन जाइए और वहाँ पर आप मेरे पेंशन के लिए बात करिए, ठीक है। और इसी बात से मतलब कि इंस्पायर्ड होकर उन्होंने राजा की उपाधि दी थी राजा राम मोहन रॉय को। तो 7 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, अकबर द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 8 है, मैच करना है और इस तरीके का जो सवाल है वो रिपीट हो रहा है। हमने ईयर पर सवाल पूछा था, जैसे पहला जो आंग्ल मैसूर वॉर है, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे एंग्लो कर्नाटिक वार, तीसरा है एंग्लो मराठा वार और एंग्लो नेपाल वार। किस युद्ध में कौन सी ट्रीटी हुई थी, किससे कौन सी संधि हुई थी? जैसे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर है, ठीक है, तो इसमें कौन सी ट्रीटी हुई थी? तो मद्रास की संधि हुई थी। इसी तरीके से जो एंग्लो कर्नाटिक वॉर है इसमें कौन सी संधि हुई थी? तो एक्सला चैपल की हुई थी। एंग्लो मराठा जो पहला था तो इसमें सलबाई की ट्रीटी हुई थी, ठीक है। और जो चौथा यहाँ पर फर्स्ट एंग्लो नेपाल, तो इसमें सगौली की ट्रीटी हुई थी। ओके, तो यहाँ पर इन चीज़ों को आपको देखना होगा। यहाँ पर
सूरत नहीं होगा, यहाँ सालबाई होगा। अब इस तरीके का अगर सवाल आएगा तो आप देखिए यहाँ पर, अब सही जो है अगर मैं कहता हूँ कि ये सूरत नहीं सालबाई है, तब तो आप सही जवाब ऑप्शन नंबर डी कर देंगे, अन्यथा ऑप्शन ई हो जाएगा उस केस में, अगर कोई भी मैचिंग नहीं सही बैठेगा तो। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द बुक द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? यानी एक इस तरीके से टाइटल है कि एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने भारत को बांट दिया। ये पुस्तक किसने लिखी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर रफ़ीक जकारिया, या फिर लैरी कॉलिंस, या फिर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो यहाँ पर रफ़ीक जकारिया ने इस पुस्तक को लिखा है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, जबकि इंडिया डिवाइडेड जो किताब है वो लिखी गई है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ठीक है, तो रफ़ीक जकारिया जी ये किसके बारे में बोल रहे हैं? वो कौन सा व्यक्ति है जिसने भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया है? ठीक है, देख लीजिए इस बुक का कवर। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। लॉर्ड स्टैनले वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया बाय विच एक्ट? किस अधिनियम से लॉर्ड स्टैनले को भारत का पहला सचिव बनाया गया? एक्ट ऑफ 1935 या एक्ट ऑफ 1861 या 1858 या 1891 या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो जब प्रथम स्वाधीनता संग्राम हो जाता है 1857 में, उसके बाद जब ब्रिटिश पार्लियामेंट पूर्ण रूप से कंट्रोल ले लेती है, इसके बाद ही ये पहले सेक्रेटरी बनाए जाते हैं लॉर्ड स्टैनले साहब। तो 10 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। और 1858 के एक्ट को कई बार एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी कहा जाता है, ऐसा अंग्रेजों का कहना था। क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ दिस इंग्लिशमैन हैड नॉट बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? जानते हैं आप, इंडियन नेशनल कांग्रेस में बहुत सारे विदेशी भी प्रेसिडेंट बने हैं। इसकी शुरुआत भी जो हुई है तो हम देखते हैं कि किसी विदेशी के द्वारा ही की जाती है, लेकिन इसमें से बहुत सारे लोग जो हैं प्रेसिडेंट भी बने हैं। क्या जॉर्ज यूल कभी प्रेसिडेंट नहीं बने, या अल्फ्रेड वेब नहीं बने, या हेनरी कॉटन नहीं बने हैं, या फिर विलियम वेडर बर्न नहीं बने हैं? तो हम देखते हैं कि चारों व्यक्ति जो हैं वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। जैसे यूल साहब हैं 1888 में बने थे, वेब साहब कब बने थे तो 1894 में, कॉटन साहब कब बने थे तो 1904 में, और वेडनबर्ग जो है ये 1910 में। तो ऑप्शन सही हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं होगा, ये हो जाएगा एक से अधिक। ठीक है, यानी सारे लोग बने हुए हैं तो क्या होगा, यहाँ पर सही मायने में कहा जाए तो इनमें से कोई नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे कि मैं अभी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है। कहा गया है कि पुणे कॉपर प्लेट ये पार्वती से रिलेटेड है। अब ये पार्वती कौन है? क्या ये पार्वती गुप्ता है? सोच के आपको थोड़ा सा विचार करना होगा। दूसरा है कि जो बिलसद इंस्क्रिप्शन है ये कुमार गुप्त से रिलेटेड है, और प्रयाग प्रशस्ति जो है वो हरिसेन से है। तो देखिए ये प्रयाग प्रशस्ति की अगर हम पहले बात कर लें तो ये चंपू काव्य में लिखा गया है, और अशोकन पिलर पर समुद्रगुप्त ने अपने बारे में गुदवा दिया कि हाँ उनका रूल कैसा है। तो प्रयाग प्रशस्ति जो है ये हरिसेन का ही रचना है, वो लिखा गया उस पर। तो ये स्टेटमेंट सही है। बिलसद इंस्क्रिप्शन जो है वो कुमार गुप्त से है, और पुणे कॉपर प्लेट जो है वो रानी पार्वती से रिलेटेड है। तो दिए गए तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और देखिए जो पहला सती प्रैक्टिस इमेज है ना, ये दिखता है ईरान इंस्क्रिप्शन पर। तो ईरान जो है ये दूसरा वाला ईरान देश नहीं है, उसका स्पेल तो IRAN है, ये मध्य प्रदेश में ईरान जगह है, ERAN ईरान। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। यहां पर आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। परमानेंट सेटलमेंट, सब्सिडरी अलायंस, महलवारी सिस्टम और कोल विद्रोह। ये बढ़िया सवाल है, मुझे लगता है कि इसके बारे में अच्छी खासी आपको आइडिया होनी चाहिए, और अच्छे से देख लीजिएगा कि परमानेंट सेटलमेंट अगर स्टार्ट होता है, जमींदारी सिस्टम तो कहाँ स्टार्ट होता है, सब्सिडरी अलायंस कब लाया जाता है, महलवारी सिस्टम कब लाया गया, रेतवाड़ी सिस्टम लाया गया तो किसके द्वारा लाया गया, कहाँ लाया गया, और कोल विद्रोह। तो कोल विद्रोह जो है ये 1831-32 में हुआ था। ठीक है,
इसी तरीके से जो महलवारी सिस्टम है ये 1822 में लाया गया था। यहाँ पर क्या है, महाल में बांट दिया गया था, यानी एक व्यक्ति इंडिविजुअली कलेक्ट नहीं करता था या जमींदार नहीं थे, गांव के लोग कलेक्टिवली पैसा जमा करते थे एक महाल में और वहां से फिर ब्रिटिशर्स को रेंट दे दिया जाता था। जैसे कि मैं भोजपुर के क्षेत्र से आता हूं बिहार में, और यहाँ पर मैंने जगदीशपुर के एरिया में कहीं पर एक टर्म सुना है छौरही जंगल महाल, तो ये वही महाल है। सब्सिडरी अलायंस जो है ये 1798 का चीज है। किसके द्वारा लाया गया था कमेंट सेक्शन में बताइए। और परमानेंट सेटलमेंट जो है ये 1793 कॉर्नवालिस का समय था, क्या बताइए मुझे। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सब बढ़ते क्रम में है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। द फर्स्ट इंडियन टू कंटेस्ट इलेक्शन टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स वॉज, वो कौन से पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था फॉर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है, दादा भाई नौरोजी या गोपाल कृष्ण गोखले या फिरोजा मेहता या WC बैनर्जी। तो सही जवाब है उमेश चंद्र बैनर्जी। ठीक है, WC बैनर्जी। और इनको आप कई रोल के लिए भी जान रहे होंगे, जैसे ये पहले इंडियन बने हैं जिन्होंने इस तरीके से इलेक्शन कंटेस्ट किया था लेकिन ये हार जाते हैं। और पहले जो इलेक्टेड होते हैं जिन्होंने जीता है वो है दादा भाई नौरोजी, जिनको कि हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और साथ ही साथ इनकी जो एक पब्लिकेशन है उसका नाम है रफ्त गुफ्तार, पारसी लिटरेचर है, पारसी मैगजीन, और इसका मतलब होता है द ट्रूथ टेलर। ओके, और इन्होंने ही ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी पर अपनी सबसे पहली बातों को रखा था। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको मैच करना है कि लोथल में क्या मिला था, डैमाबाद में क्या मिला था, रोपड़ में क्या मिला था, कालीबंगा में। देखिए, काली मतलब हो गया ब्लैक और बंगा मीन्स बैंगल्स, एक ऐसा जगह जहाँ ब्लैक बैंगल्स मिले हों। ठीक है, तो वहाँ पर यह मैचिंग जो करना है, क्या मिला नहीं, आप ये बता दीजिए किस नदी के किनारे है यहाँ पे। ओके, ऑप्शंस यहाँ पर हैं और नदियों के नाम है सतलज, घग्गर, परवरा और भोगवा। तो देखिए, डैमाबाद जो जगह है, अब मैं ये बता दूं कि ये महाराष्ट्र में है अगर, तो क्या होगा इसका सही जवाब, तो आप बता सकते हैं कि ठीक है ये जो है इसके साथ परवरा नदी होगा, ये महाराष्ट्र के लिए हो गया। लोथल किस नदी के किनारे है, याद आ रहा है क्या, तो ये है भोगवा नदी के किनारे, ए के साथ 4 होगा। इसी तरीके से रोपड़ सिखिज्म के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, ये सतलज नदी के किनारे है। ओके, और कालीबंगा जो है जहाँ पर कि जोती हुई खेत के एविडेंसेज हैं, तो वहाँ पर एंशिएंट रिवर ऑफ घग्गर थी। तो 15 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच इज द वेदाज रिटेन इन बोथ प्रोज एंड वर्स, यानी गद्य में भी और श्लोक में भी वो कौन सा वेद है जो लिखा गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। ठीक है, तो जो यजुर्वेद है ना, ये गद्य और छंद दोनों में लिखा गया है, यानी श्लोक के रूप में और छंद के रूप में लिखा गया है। वेदों पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, उनसे सवाल पूछे भी गए हैं, तो थोड़ा आइडिया रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, हु कंसिडर्ड द डांडी मार्च एज नेपोलियंस मार्च फ्रॉम एल्बा टू पेरिस। ये किसका ऐसा मानना था कि जो गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा है और उसके लिए जो उन्होंने मार्च किया था वो कुछ वैसा ही था जैसे नेपोलियन का मार्च था एल्बा से लेकर पेरिस तक। तो ऐसा कहना था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। ओके, इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, वन लाइनर है, थोड़ा आइडिया होना चाहिए। अब इसमें सवाल ये बनता है कि दांडी मार्च कहाँ शुरू की गई थी, कब शुरू की गई थी, खत्म कब की गई, गांधी जी कितने डेलीगेट्स के साथ चले थे, और ये नमक कानून कब तोड़ा जा रहा है, ये ईयर क्या था, उसके क्या फायदे हुए, क्या घाटे हुए, सब कुछ यहाँ पर आपको देखना होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट्स में पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ट्रू है। कहा जा रहा है कि एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन वाज पैमरस्टोन। क्या ये बात सही है? दूसरा है कि द कॉज ऑफ इंडियन रिवोल्ट बुक ये लिखा गया है सर सैयद अहमद खान के द्वारा। क्या ये बात सही है? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है 1857 पर ही लिखा गया है वीडी सावरकर के द्वारा, और सर सैयद अहमद खान के द्वारा लिखा गया द कॉज ऑफ इंडियन रिवोल्ट। और तीसरा स्टेटमेंट है इट वॉज कॉल्ड a plant of Hindu Muslim against the British by James Outram and W. Taylor। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, उन्होंने ऐसा कहा था। दिए गए तीनों कथन सही हैं। 1857 के रिवोल्ट से तो कई तरीके के सवाल बीपीएससी में पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, मेंस में भी पूछे जाते हैं, रोल ऑफ कुंवर सिंह पर पूछा जाता है या पूरा क्रोनोलॉजी पर पूछा जाता है, उसके कॉज, उसके रिजल्ट, एवरीथिंग यू शुड नो, और उस पर कई बार फैक्ट और काउंटर बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19, इन विच सेशन ऑफ द कांग्रेस वाज द डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, माने ये कब रख दिया गया कि अब हमको जो है पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। ये सवाल का जो जवाब है शायद ही कोई गलत करेगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाहौर सेशन ऑफ 1929। इसके बाद ही जो है झंडा फहराया जाता है 26 जनवरी 1930 को। अब मेरा आपसे सवाल है कि 1929 के सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे, और आज का हमारा आखिरी सवाल है कि यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोट एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, मोहम्मद इकबाल या लियाकत अली खां या मोहम्मद अली जीना या फिर सर सैयद अहमद खान, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो सर सैयद अहमद खान पर पहले भी हमने सवाल देखा था, फिर देखा, और कई लोगों का मानना है कि सैयद अहमद खान सर जो हैं, सर सैयद अहमद खान, इनके द्वारा ही सबसे पहला रूट जो है वो डाल दिया गया था विभाजन का। अब ये बात कितनी सही है कितनी गलत है वो एक चर्चा की विषय हो सकती है, बट ऐसा कहा जाता है। बात 1888 की है, जब यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोट एसोसिएशन बनाया गया था सर सैयद अहमद खान के द्वारा, ताकि कांग्रेस को रोका जा सके। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस तरीके से हमने टोटल 20 हिस्ट्री के क्वेश्चंस को देखा, डिस्कस किया, और आपसे मैंने कुछ क्वेश्चंस भी पूछा जिसका मैं जवाब आपसे चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। फिर हम आगे मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।